यो जैसा कि हमने कंपनी का अर्थ, कंपनी की विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन पिछली वीडियो में किया था। आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो अध्ययन का जो टॉपिक होगा वो होगा कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। 2000 कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 के ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो पहले जो अधिनियम था, जो कंपनी अधिनियम था, उसकी जगह पहले कौन सा था आपको मालूम होना चाहिए। पहले अधिनियम था अपना 1956, 1956, ठीक है। उसकी जगह पे नया जो अधिनियम आया है वो कौन सा आया है, 2013। तो यहाँ पे जो चेंजेज जो इसकी जगह 1956 के स्थान पे रिप्लेस हुआ है, कौन सा, 2013। 2013 का जो अधिनियम है उसके उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर दे रखा है कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स। उसमें पहले दे रखा है अधिक सुविधाजनक प्रावधानों के द्वारा कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहन करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 का जो प्रमुख उद्देश्य, जो पहला उद्देश्य क्या है, अधिक सुविधाजनक प्रावधानों के द्वारा कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहन करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन करना। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो आप, टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज़, ठीक है। इंकरेज किसको करना है, कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उनको क्या करना है, इन कंपनियों में इंकरेज करना है। तो यहाँ पे पहला वह अधिक सुविधाजनक प्रावधानों के द्वारा कंपनी में निवेश को प्रोत्साहन करना। दूसरा है कंपनी के प्रवर्तन एवं प्रबंधन में व्यावसायिक विश्वसनीयता एवं आचरण के न्यूनतम मानदंडों को प्रतिपादित करना। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो प्रवर्तन एवं प्रबंध, जो कंपनी के अंदर जो प्रबंध होता है उनमें व्यावसायिक विश्वसनीयता, व्यवसाय, जो व्यवसाय से संबंधित विश्वसनीयता एवं आचरण के न्यूनतम मापदंडों को, न्यूनतम मापदंड यानी स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड को प्रतिपादित करना। टू ले डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस इंटीग्रिटी एंड कंडक्ट इन द प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। इस पर ये दूसरा है उद्देश्य, जो न्यूनतम मापदंड है उनको बरकरार, उनको बनाए रखना। नेक्स्ट है तीसरा, कंपनियों के कार्यकलापों से संबंधित सभी उचित सूचनाओं के पूर्ण एवं नियोजित प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना। इसका मतलब ये है कंपनी के कार्यकलाप, जो एक्टिविटीज़ से संबंधित सभी उचित, जो वैल्यूबल है, उन इन्फॉर्मेशन को पूर्ण, कंप्लीट, उचित एवं प्रकटीकरण को, प्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करना, ठीक है। यानी कि जो भी सूचनाएं हैं, कंपनी से संबंधित सूचनाएं हैं, उनको सही प्रकार से प्रकट करना। उनको सभी, जैसे जनता या शेयर होल्डर को जो भी उनसे संबंधित रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रकट करना, ठीक है। इंग्लिश में हम देख सकते हैं इसको, टू रिक्वायर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रीजनेबल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज। इस प्रकार तीसरा, इसके बाद में चौथा है अंशदारी की प्रभावी भागीदारी एवं उनके नियंत्रण को सुनिश्चित करने तथा उनके हितों को संरक्षण करना। अंशदारी
का यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। अंशधारियों को, जो शेयर होल्डर है, उनके हितों का संरक्षण करना, ये इम्पोर्टेंट है। किनके हितों का संरक्षण करना? अंशधारियों के। पहले तो उनके प्रभावी भागीदार बनने करना है, फिर उसको हितों का संरक्षण करना है। इंग्लिश में आप देख सकते हो आप, टू इंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेट एंड कंट्रोल बाय स्टेक होल्डर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट। उनके प्रोटेक्शन करना है, उनके इंटरेस्ट को क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। नेक्स्ट है, कंपनी के प्रबंध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों को पालन हेतु बाध्य करना। अब कंपनी के प्रबंध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, और रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन हैं, उनके कर्तव्य को, ड्यूटीज़ के पालन हेतु बाध्य करना। यानी जो भी उच्च अधिकारी है, संचालक है, डायरेक्टर, इसके अलावा जो भी प्रवर्तक है, हाँ, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उनके कर्तव्य देख रखे हैं, उनके कर्तव्यों को पालन हेतु बाध्य करना। जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबल है, उनको उनकी जो ड्यूटीज़ है उनको पालन हेतु बाध्य करना। तो यहाँ पे टू इन्फोर्स प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ बाय पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में छठा है, यदि किसी कंपनी का संचालन अंशधारी कंपनी अथवा जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है, तो उस कंपनी के कार्यकलापों में हस्तक्षेप एवं जांच पड़ताल करने हेतु सरकार को शक्ति प्रदान करना। इसका मतलब ये है कि यदि कंपनी का संचालन अंशधारी अथवा कंपनी अथवा जनसाधारण के हितों, जनता के हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है, अनफेवरेबल किया जा रहा है, तो उस कंपनी के कार्यकलापों में, उस कंपनी की जो एक्टिविटीज़ में हस्तक्षेप करना एवं जांच पड़ताल करना, कहाँ पे जो गलती हो रही है, कहाँ पे हस्तक्षेप करना और जांच पड़ताल करना कब किया जाएगा? जब का हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है, तो यहाँ पे हस्तक्षेप किया जाएगा और जांच पड़ताल करने हेतु सरकार को शक्ति प्रदान करना। शक्ति किसको देना है? पावर किसको देना है? सरकार को देना है। ये कब देना है? जब प्रतिकूल किसके? अंशधारियों अथवा जनसाधारण के। यहाँ पे इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं, टू एम्पावर द गवर्नमेंट द इंटरवेंस एंड इन्वेस्टिगेट into the affairs of the companies where the business of the company is being carried on the manner prejudicial to the interest of the stakeholder, the company or the public at large। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपनी के प्रबंध। ठीक है, ये हो गया। फिर आपके नेक्स्ट है सातवां, भारत में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का अनुरूप सामाजिक आर्थिक के उद्देश्यों को पूरा करना। सामाजिक, सोशल और आर्थिक, इकोनॉमिक के जो पॉलिसी है, नीति के उद्देश्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल, ठीक है, जो भी नीति निर्देशक तत्व है उन्हीं के अनुरूप उद्देश्यों को पूरा करना। फिर नेक्स्ट है औपचारिक प्रक्रिया, औपचारिक फॉर्मेलिटीज़ प्रोसेस तथा अनुपालनाओं पर न्यूनतम व्यय कॉस्ट मिनिमम द्वारा कंपनी को संचालन एवं नवाचार में स्वायत्तता प्रदान करना। यहाँ पे शब्द आया, दो शब्द आए यहाँ पे, नवाचार, जो कि हमने पिछले जब हम उद्यमिता पढ़ रहे थे वहाँ नवाचार का अर्थ हमने जाना था। इसमें दूसरा शब्द है स्वायत्तता। स्वायत्तता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनॉमी। अब स्वायत्तता का अर्थ क्या है? यहाँ पे स्वायत्तता का अर्थ उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार होता है, ऑटोनॉमी। तो हम देखते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी ऑटोनॉमी होती है, उनको अपने विवेक से फैसला लेने का अधिकार होता है। यहाँ पे स्वायत्तता का मतलब अपने विवेक के अनुसार फैसला लेना है। नेक्स्ट है भारत के कंपनी क्षेत्र के विकास को चिरस्थायी बनाने हेतु ठोस एवं व्यापारिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना।
यहाँ पे एक शब्द आया है चिरस्थायी, यानी कि लंबा आगे तक बनाए रखने हेतु ठोस ये व्यावसायिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टू हेल्प सस्टेन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर बाय द enabling a new legal framework that is compact and amenable to clear interpretations। वापस देखने तुझे ना, एक बार वापस देखते हैं। टू हेल्प सस्टेन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर बाय enabling a new legal framework that is the compact and amenable to clear interpretations। ठीक है, इस प्रकार ये 9वां फिर है। नेक्स्ट है 10वां, सतत रूप से विकसित हो रहे आर्थिक क्रियाकलापों एवं व्यावसायिक प्रतिमानों की आवश्यकता अपेक्षा के अनुरूप यथा समय एवं समुचित प्रतिक्रिया एवं आचरण में सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पे सतत रूप से विकसित हो रहे आर्थिक इकोनॉमी क्रियाकलाप एक्टिविटी व्यावसायिक प्रतिमानों बिजनेस मॉडल्स की आवश्यकता के अनुरूप यथा समय शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रियाओं एवं आचरण करने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसको भी हम सिंपल सी बात है कि इसमें आर्थिक क्रियाकलापों या व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता के अनुरूप यथा समय और समुचित प्रतिक्रियाओं या आचरण में सहायता प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकंड लाइन, क्षेत्रीय नियमन व्यवस्था में परस्पर विरोधी एवं परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार को टालना। टू अवॉइड ओवरलैपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ jurisdiction in the area of the sectoral regulations। ठीक है, इसमें कोई भी अगर व्यवस्था में नियम जो क्षेत्रीय जो नियमन व्यवस्था है उसमें क्या हो गया, परस्पर विरोधी हो गया, कोई बात को लेके मतभेद हो गया, तो वहाँ पे उस क्षेत्र को टालना, उनमें आपस में वापस कोऑर्डिनेशन करना, ये भी इसका एक कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है लास्ट है और निवेश एवं उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना। टू फॉस्टर ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, कौन सा इन्वायरमेंट कौन सा चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, निवेश एवं उन्नति के सकारात्मक वातावरण तैयार करना। इस प्रकार से कंपनी अधिनियम 2013 के जो ऑब्जेक्ट है वो 1 से लेके 12 तक हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम की प्रयुक्ति या लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये अधिनियम कब लागू, कहाँ पे लागू होता है, किन किन कंपनियों पर लागू होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें, इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती जो पूर्व में किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलित पंजीकृत कंपनियों पर। ठीक है, पहला जो पॉइंट है, जो पहली जो बात है वो समझने वाली ये है कि ये अधिनियम पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलित या पंजीकृत कंपनियों पर लागू होगा। दूसरा, सभी बीमा कंपनियों पर यह अधिनियम तब तक लागू होता है जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधान बीमा अधिनियम 1938 अथवा बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA अधिनियम 1999 के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। यानी कि इसका इनडायरेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिकूल होना चाहिए, बीमा कंपनी के जो अधिनियम है वो प्रतिकूल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, सभी बैंकिंग या बैंककारी कंपनियों पर जब तक इस अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1950 के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। तो यहाँ पे जो शब्द है, जो ईयर दे रखी है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जैसे छोटा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया आपको बीमा अधिनियम, तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बीमा अधिनियम कब लागू हुआ, कौन से सन में लागू हुआ,
और एक शब्द मैंने बताया आपको, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का फुल फॉर्म क्या है, या IRDA का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे IRDA का फुल फॉर्म है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बैंकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बैंकिंग विनियम अधिनियम कब बना, तो 1949 यानी 1949 के प्राव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसी विशेष अधिनियम में शासित कंपनी पर यदि इस अधिनियम के प्रावधान उस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। तो यहाँ पे विशेष अधिनियम जो बने हुए हैं, विशेष अधिनियम से शासित कंपनी पर इस अधिनियम के प्रावधान उस अधिनियम के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं है, यानी कि अनुकूल होना चाहिए डायरेक्ट में, इनफेवरेबल नहीं होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंपनी अधिनियम 2013 है वो लागू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी कंपनी विशेष पर प्रभावी किसी अधिनियम के अधीन सम्मिलित निगम निकाय बॉडी कॉर्पोरेट जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर निर्धारित करे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी समय विशेष पर प्रभावी किसी अधिनियम के अधीन सम्मिलित निगम निकाय बॉडी कॉर्पोरेट पर जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर निर्धारित करे, तो उस पर भी ये लागू हो जाएगा। फिर इसके अलावा और देखिए किस पे लागू हो सकता है, कंपनी अधिनियम 2013, इसमें दे रखा है अधिनियम के अधीन स्थापित साझेदारी पार्टनरशिप, किस पे लागू होगा ये, साझेदारी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, सहकारी समिति अथवा किसी अन्य प्रकार की व्यावसायिक संस्था पर जिस पर पंजीयन हेतु इस अधिनियम के अधीन आवेदन किया है। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ऑल पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटीज फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बिजनेस एंटिटी फॉर्म अंडर एनी लॉ एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। फिर नेक्स्ट है किसी भी पंजीकृत कंपनी पर जो इस अधिनियम के अधीन अपने समापन हेतु आवेदन करती है। फिर नेक्स्ट है सभी विदेशी कंपनी पर जो भारत में अपना व्यवसाय का स्थान स्थापित कर चुकी है अथवा कर रही है। ऑल फॉरेन कंपनीज विच हैव established a place ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फिर नेक्स्ट है सभी सरकारी कंपनियों पर, ऑल गवर्नमेंट कंपनीज। फिर लास्ट उन सभी निधियों अथवा परस्पर लाभकारी समिति, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी जिन्हें केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। ऑल लेडीज एंड म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी डिक्लेयर एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है, इस प्रकार हमने ये देखा। थैंक यू।